वेलकम बैक एंड वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल की क्लास में हम स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर नंबर 9 ए वॉक थ्रू द फायर, जिसके ऑथर है एडी स्मिथ। अब तक हमने क्लास में क्या पढ़ा? पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि एडी स्मिथ 1947 में जब भारत देश स्वतंत्र नहीं हुआ था, उस समय पर हैदराबाद राज्य के एक बेगमपेट नामक छोटी सी जगह पर सैपर कैंप में वो नियुक्त थे, जहाँ पर वो वापस सिकंदराबाद से, यानी कि सिकंदराबाद में एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट था, वहाँ से एक स्वादिष्ट भोजन करने के बाद वापस अपने कैंप में वो लौट रहे थे। तो उस समय उनके साथ में एक जो घटना हुई, उनके साथ में नहीं, सॉरी, अपन ये कह सकते हैं कि उनसे जुड़ी हुई घटना हुई कि कोई भी एक व्यक्ति जो था उसको किसी दो आंग्ल भारतीय लोगों के द्वारा पीटा जा रहा था, तो उसको उसने वहाँ से बचाया। उसके बाद में उसने पूछा भी था कि आपको ये लोग क्यों पीट रहे थे, तो उसने इसका सेटिस्फाई उत्तर नहीं दिया था। फिर दूसरा जो उसका क्वेश्चन था कि आपको कैसे पता कि मैं यहाँ पर आऊँगा, तो उसके लिए उस व्यक्ति ने जवाब दिया जो अपन ने लास्ट में पढ़ा था, समथिंग आर नॉन टू ऑल साहिब, अदर्स टू ओनली ए फ्यू। कि कुछ बातें तो ऐसी होती है जो सभी लोग जानते हैं। सम थिंग्स आर नॉन टू ऑल, कुछ बातें ऐसी होती है जो सभी जानते हैं साहिब, अदर्स टू ओनली ए फ्यू, लेकिन कुछ एक बातें ऐसी भी होती है जो इसको ए फ्यू लोग जानते हैं। ए फ्यू का मतलब कुछ लोग ही जानते हैं। और ये जो शब्द थे बड़े प्रभावशाली उसके शब्द थे। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। आई वॉज ट्राइंग टू आउट I was trying to work out a tactful way of asking him how he came by his excellent knowledge of English। अब वो इस बात को निकालने की कोशिश कर रहा था कि ये जो व्यक्ति है इसने इतनी परफेक्ट इंग्लिश में मुझे धन्यवाद कैसे किया। उसने बोला था टाइमली इंटरवेंशन, थैंक यू फॉर टाइमली इंटरवेंशन, कि आपके यथा समय आने के हस्तक्षेप करने के लिए धन्यवाद। तो मैंने कोशिश की इस बात की जानने की कि ये जो व्यक्ति है वो इतनी अच्छी खासी नॉलेज कैसे रखता है इंग्लिश में। आई वॉज ट्राइंग टू वर्क आउट ए टैक्टफुल वे। टैक्टफुल वे का मतलब होगा एक चतुरपूर्ण तरीके से, चातुर्यपूर्ण तरीके से मैं निकालने की कोशिश कर रहा था। ऑफ आस्क हिम, उससे पूछते हुए कि हाउ ही केम बाई हिज एक्सलेंट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, की उसके पास में इतनी अच्छी खासी इंग्लिश की जो नॉलेज है वो कैसे आई, इसको मैं निकालने की कोशिश कर रहा था। वैन ही स्टॉप्ड मी इन माई ट्रैक्स बाय रिमार्किंग, तो जब उसने क्या किया, स्टॉप्ड मी इन माई ट्रैक्स, ट्रैक का मतलब वैसे तो होता है रास्ता, लेकिन यहाँ करेंगे जब रास्ते में रोकने की बात नहीं, यहाँ पर है जो मैं बोल रहा था, जो मैं सोच रहा था उसको उसने मेरे को चुप करा दिया, यानी कि मेरी बात जो थी उसको वहीं पर काट दी, उसने मेरी बात को वहीं पर मुझे शांत करा दिया। तो वैन ही स्टॉप्ड मी इन माई ट्रैक्स बाय रिमार्किंग, ये टिप्पणी करते हुए, कि उसने ये टिप्पणी करते हुए मुझे बीच में ही रोक दिया। क्या कहा मुझसे? हाउ द बॉडी इज कवर्ड इज ऑफ नो इम्पोर्टेंस कंपेयर्ड विथ हाउ द माइंड बिहेव्स। उसने ये बात कही कि हाउ द बॉडी इज कवर्ड, कि जो हमारा शरीर है वो कैसे ढका हुआ है, ये इम्पोर्टेंस नहीं रखता, इसका कोई महत्व नहीं है। कंपेयर्ड, इसके बजाय, विथ हाउ द माइंड बिहेव, कि हमारा जो मस्तिष्क है वो किस प्रकार से बिहेव करता है, किस प्रकार से व्यवहार करता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कहना क्या चाह रहा है कि हमारा शरीर किस प्रकार से कवर्ड है, कैसे कवर्ड है, ये बात से अपन को कोई मतलब नहीं, ये हमारी इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन बजाय इसके हमारा मन जो है वो किस प्रकार का बिहेव करता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोस्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन वॉज गोइंग ऑन वाइल आई वॉज गिविंग हिम ए लिफ्ट इन द ट्रक। ज़्यादातर जो बातचीत थी, मोस्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन, ज़्यादातर की जो बातचीत हमारे बीच चल रही थी वो कहाँ चल रही थी? आई वॉज गिविंग हिम, उसे दे रहा था ए लिफ्ट इन माई ट्रक, मेरे ट्रक में मैं उसको लिफ्ट दे रहा था। लिफ्ट आप जानते ही होंगे, यानी कि उसको यहाँ से हटा करके दूसरे उसकी खुद की जगह पर छोड़ने की। तो मैं उसको जब लिफ्ट दे रहा था अपने ट्रक में, तो उस समय पर ज़्यादातर बातचीतें होती रही। आई हैड मैनेज टू गेट ए स्ट्रेट आंसर आउट ऑफ हिम व्हेन आई आस्क्ड हिम वेयर ही वॉज headed फॉर। आई हैड मैनेज टू गेट ए स्ट्रेट आंसर, मैंने उससे एक सीधा साधा उत्तर जो है वो निकाल ही लिया। आई हैड मैनेज टू गेट ए स्ट्रेट आंसर, स्ट्रेट का मतलब सीधा उत्तर निकाल लिया, किससे? आउट ऑफ हिम, मुझसे। व्हेन आई आस्क्ड हिम, जब मैंने उससे पूछा कि वेयर ही वॉज headed फॉर, कि वह कहाँ बढ़ रहा था, यानी कि वह कहाँ की ओर आगे बढ़ रहा था, मतलब किस स्थान पर वो जा रहा था, मैंने इस बात का उत्तर उससे सीधे सीधे निकलवा लिया। एंड एज दिस टर्नड आउट टू बी फिरोजगुड़ा, और यह किसकी ओर आगे बढ़ रहा था? फिरोजगुड़ा की ओर, यानी कि वो कहाँ पर जा रहा था? फिरोजगुड़ा। विच वाज नॉट फार, जो ज़्यादा दूर नहीं था, आउट ऑफ माई वे, मेरे रास्ते से।
वो मेरे रास्ते से ज़्यादा दूर नहीं था। आई हैड इन्वाइटेड हिम टू होप इन एंड ट्रेवल इन कंपेरेटिव कंफर्ट एट द एक्सपेंस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी। मैंने उसको इनवाइट किया, आई हैड इनवाइटेड हिम, मैंने उसको इनवाइट किया, आमंत्रित किया, टू होप इन, होप का मतलब वैसे तो होता है उछलना, लेकिन यहाँ पर है अंदर चढ़ने के लिए। तो मैंने उसे अंदर चढ़ने के लिए इनवाइट किया और ट्रैवल करने के लिए इनवाइट किया, किस में, इन कंपेरेटिव कंफर्ट, ज़्यादा अच्छे आराम से, ज़्यादा अच्छे आराम मतलब एक तो बाहर पड़ा हुआ था वो, उसके बजाय ज़्यादा अच्छे या कंपेरेटिव कंफर्ट का मतलब तुलनात्मक आरामदायक स्थिति में, एट द एक्सपेंस ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, वो भी ब्रिटिश आर्मी के खर्चे पर। एक्सपेंस का मतलब क्या हो गया, खर्चा, कि ब्रिटिश आर्मी के खर्चे पर, क्योंकि ट्रक किसका था, ब्रिटिश आर्मी का, तो ब्रिटिश आर्मी के खर्चे पर मैंने उसे अंदर आने और ट्रेवल करने के लिए इन्वाइट किया। वी सून रीच्ड इन हिज डेस्टिनेशन, हम शीघ्र ही उसके डेस्टिनेशन पर पहुंच गए। वेयर अपॉन, जहाँ पर ही थैंकड मी वंस अगेन, उसने वहाँ पर मुझे एक बार फिर से धन्यवाद दिया। हम शीघ्र ही डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, उसके गंतव्य स्थान पर पहुंच गए। डेस्टिनेशन का मतलब क्या हो गया, गंतव्य स्थान, तो हम सीधे ही उसके शीघ्र ही गंतव्य स्थान पर पहुंच गए, जहाँ पर उसने मुझे एक बार फिर से धन्यवाद दिया। एंड सैड, और कहा, दैट ही वुड रिटर्न माई हैंड करचीफ आफ्टर इट हैड बीन वॉश्ड, इट हैड बीन क्लीनड, नेक्स्ट टाइम वी मेट, कि उसने कहा कि ही वुड रिटर्न माई हैंड करचीफ, वो मेरे रुमाल को लौटा देगा। हैंड करचीफ का मतलब क्या हो गया, रुमाल। आफ्टर इट हैड बीन क्लीन, इसको साफ करने के बाद में। नेक्स्ट टाइम वी मेट, नेक्स्ट टाइम अगली बार वी मेट, जब हम मिले, यानी कि अगली बार जब हम मिलेंगे तो उसको साफ करने के बाद में वो रुमाल जो है उसको वो लौटा देगा, ऐसा उसने कहा। आई वॉज अबाउट टू आस्क हिम, मैं उससे पूछने ही वाला था। आई वॉज अबाउट टू आस्क हिम, मैं उससे पूछने ही वाला था, हाउ ही प्रोपोज्ड टू अरेंज, कि कैसे उस वो, हाउ ही प्रोपोज्ड, कैसे प्रस्तावित थी, टू अरेंज यानी कि प्रबंध, ओवर नेक्स्ट मीटिंग, हमारी अगली मुलाकात का। वैन ही डिड नॉट इवन नो, यहाँ तक कि वो नहीं जानता था, हु आई वाज, कि मैं कौन था, और विच पार्ट ऑफ द ह्यूज सैपर कैंप, और मैं कौन से विशाल सैपर कैंप के किस हिस्से में रहा करता था, उसको तो इस बात की नॉलेज नहीं थी। तो मैं उससे पूछने वाला था कि अगली मीटिंग जो है वो हमारी कैसे प्रस्तावित होगी, किस प्रकार से प्रस्तावित होगी, जब वो मुझे जानता ही नहीं था कि मैं कौन हूँ और सैपर कैंप के कौन से हिस्से में मैं रहा करता था। बट बिफोर आई कुड बिगिन, लेकिन मैं कुछ बोल पाता उससे पहले ही हैड फेडेड इनटू द नाइट, तो वह रात में जो था वो कुमला गया। कुमला जाने का मतलब है कि वो रात में ही गायब हो गया। जब मैं उससे पूछता उससे पहले ही वो रात में जो है वो गायब हो गया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ए फ्यू वीक्स लेटर माई पोस्टिंग केम थ्रू टू जनरल हेडक्वार्टर्स एट न्यू दिल्ली एंड द नाइट बिफोर आई वॉज ड्यू टू लीव कोइंसिडेड with the arrival of fresh supplies of Canadian Canada beer at the camp। अब क्या होता है, ए फ्यू वीक्स, कुछ सप्ताह के बाद में, ए फ्यू वीक्स से कुछ सप्ताह बाद में, माई पोस्टिंग केम, मेरी जो पोस्टिंग थी वो आ गई, केम थ्रू द जनरल हेडक्वार्टर, कहाँ पर आ गई, जनरल हेडक्वार्टर में हो गई। जनरल हेडक्वार्टर मुख्यालय जो था, प्रमुख जो मुख्यालय था, वहाँ पर मेरी पोस्टिंग हो गई। एट न्यू दिल्ली, कहाँ पर, न्यू दिल्ली में। तो कुछ सप्ताह बाद में मेरी जो पोस्टिंग थी वो प्रमुख मुख्यालय नई दिल्ली में हो गई थी। एंड द नाइट बिफोर आई वॉज ड्यू टू लीव, एंड द नाइट, और उस रात, बिफोर आई वॉज ड्यू टू लीव, मैं छोड़ने ही वाला था, उससे पहले, कोइंसिडेंट, संयोग के साथ, विद द अराइवल, किसके आगमन हो गया, अराइवल ऑफ फ्रेश सप्लाईज ऑफ कैनेडियन कैनेडा बियर एट द कैंप। तो जिस रात को मैं छोड़ने ही वाला था, यानी कि रात को मैं छोड़ने ही वाला था, उससे पहले संयोग से क्या हुआ, उसी रात को कैंप के अंदर कैनेडियन कनाडा से मंगाई हुई कैनेडा बियर, कैन का मतलब डिब्बा बंद जो बियर थी, उसकी फ्रेश सप्लाईज का भी आगमन हो गया। यानी कि उसी रात को क्या हुआ, कैंप के अंदर कैनेडियन डिब्बा बंद जो बियर थी, ताज़ी जो बियर थी, वो वहाँ पर आ गई। इट आल्सो कोइंसिडेड विद द विजिट टू द कैंप एट ऑफ ए रिमार्केबल ट्रूप ऑफ इंडियंस, और उसी के साथ क्या हुआ, कोइंसिडेड यानी कि संयोग के साथ, कैनेडियन बियर तो आई, उसी के साथ संयोग से, विद द विजिट, आगमन भी हुआ किसका, टू द कैंप में, ऑफ ए रिमार्केबल ट्रूप ऑफ इंडियन, यानी कि भारतीय लोगों की एक जो मंडली थी। रिमार्केबल वैसे तो उल्लेखनीय होता है, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे कि अच्छे खासे जो लोगों की जो मंडली, ट्रुप का मतलब क्या हो गया, मंडली, तो मंडली का भी आगमन हो गया। अब देखो दोनों बातें हो रही है, यानी कि जिस रात को मैं यहाँ से छोड़ करके जा रहा था, उस रात से पहले ही रात को क्या होता है
कि वहाँ पर कैनेडियन डिब्बाबंद जो बियर जो थी वो वहाँ पर कैंप पे आ गई। और साथ ही साथ संयोग से क्या होता है, उसी रात रिमार्केबल ट्रूप ऑफ इंडियंस यानी कि भारतीयों की जो टुकड़ी थी, ट्रूप मतलब मंडली, रिमार्केबल का मतलब है यहाँ पर एक तरीके से अजनबी या कह सकते हैं एक तरीके से जो हैरत अंगेज कारनामे करने वाले लोगों की जो टुकड़ी थी वो भी कैंप में आ गई, लेड बाई ए जेंटलमैन। और इसको जो आगे अग्रसर कर रहे थे वो कौन थे, एक जेंटलमैन थे। किसके नेतृत्व में आई है वो, एक जेंटलमैन नॉन एज प्रोफेसर राव, जिसके नाम क्या था, प्रोफेसर राव। तो प्रोफेसर राव जो कि नाम था उनका, उस जेंटलमैन के नेतृत्व में यह टुकड़ी वहाँ पर पहुँची थी। रिमार्केबल ट्रूप ऑफ इंडियंस यानी कि हैरत अंगेज कारनामे करने वाले भारतीय लोगों की मंडली थी ये। हु वर सेड टू परफॉर्म अमेजिंग फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ, और जिसके बारे में कहा जाता था यानी कि प्रोफेसर जो राव जो थे, जेंटलमैन जो थे, उनके बारे में कहा जाता था, हु वर सेड जिसके बारे में कहा जाता था टू परफॉर्म अमेजिंग फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ, कि ये क्या करते हैं, शक्ति के अद्भुत जो कारनामे हैं। फीट्स का मतलब होता है कर्तव्य या कारनामे, तो शक्ति के जो अद्भुत कर्तव्य है वो दिखाने वाले थे। यानी कि प्रोफेसर राव कौन थे, शक्ति के अद्भुत कारनामे दिखाने वाले व्यक्ति थे, ऐसा उनके बारे में कहा जाता था कि ये अद्भुत कारनामे दिखाते हैं। और उनकी मंडली जो थी उस कैंप में आ चुकी थी। एंटरटेनमेंट एट द कैंप वाज प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट एट दैट टाइम एंड देयरफॉर दिस शो विच हैड बीन लेड ऑन बाय द वेलफेयर ऑफिसर वाज समथिंग नॉट टू बी मिस्ड। अब क्या होता है कि एंटरटेनमेंट एट द कैंप में जो मनोरंजन था वाज प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेंट, कि वो व्यावहारिक तौर पर कभी भी अस्तित्व में नहीं था, एट दैट टाइम, उस समय पर। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इससे पहले उस कैंप के अंदर कभी भी एंटरटेनमेंट जो था वो कभी होता ही नहीं करता था, नॉन एग्जिस्टेंट पे था, यानी कि बिना अस्तित्व में हुआ करता था। और इसीलिए ये जो शो था विच हैड बीन ऑन्ड बाय द वेलफेयर ऑफिसर, जो वेलफेयर ऑफिसर के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा था, तो ये जो शो था, ये जो प्रदर्शन जो था, वाज समथिंग नॉट टू बी मिस्ड, वो ऐसा था कि कोई भी इसे मिस करना नहीं चाहता था। इसका मतलब ये हुआ कि अब से पहले वहाँ पर एंटरटेनमेंट का कोई भी जो शो था वो कभी भी नहीं हुआ था, तो इसी वजह से। और अब जो ये शो हो रहा था वो किसने ऑर्गेनाइज किया था, वेलफेयर ऑफिसर यानी कि कल्याण अधिकारी जो था, उसने इसे शो का ऑर्गेनाइजेशन किया था, उसको आयोजित किया था। और अब कोई भी व्यक्ति जो था इसको मिस करना नहीं चाहता था, कि यानी कि सब ये व्यक्ति सब चाहते थे कि इस शो को हम भी देखें। सो इसीलिए आफ्टर हैविंग सेलिब्रेटेड वेल बट नॉट ऑल दैट वाइजली वी वेंट अलोंग टू वॉच इट। इन एक्चुअल फैक्ट वी वेंट अलोंग टू द इंटेंशन ऑफ टेकिंग द मिक्री, बट आफ्टर ए वाइल लाइक एवरीवन एल्स देयर वी स्टेड टू वंडर। लेकिन क्या होता है, देखो, ऑफिसर वेलफेयर ऑफिसर ने इसका ऑर्गेनाइजेशन किया, उसके बाद में हर कोई चाहता था कि हम भी उसको देखने के लिए जाए। इसीलिए आफ्टर हैविंग सेलिब्रेटेड वेल, अच्छे से सेलिब्रेट करने के बाद, यहाँ से अच्छे से ये जो गाय है कैनेडियन बियर वगैरह पीने के बाद, अच्छे से सेलिब्रेट करने के बाद, बट नॉट ऑल दैट माई वाइजली, लेकिन ज़्यादा बुद्धिमानी से नहीं, यानी कि हमको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, हमने तो सेलिब्रेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़्यादा बुद्धिमानी से नहीं, वी वेंट अलोंग टू वॉच इट, हम इसको देखने के लिए चले गए। यानी कि हमने जो शो चल रहा था, परफॉर्मेंस वहाँ पर हो रही थी जेंटलमैनों की, प्रोफेसर राव की मंडली की, उसको देखने के लिए हम वहाँ पर चले गए। इन एक्चुअल फैक्ट, वास्तव में तो क्या था, वी वेंट अलोंग विथ द इंटेंशन, हम इस इरादे के साथ पर वहाँ पर गए थे, ऑफ टेकिंग द मिक्री, क्या करेंगे, मिक्की करेंगे। मिक्की का मतलब क्या हो गया, उपहास बनाना, एक तरीके से हंसी करना, कि हम उपहास बनाने के उद्देश्य से वहाँ पर हमें गए थे। वास्तव में बात तो ये थी कि हम इंडियन लोगों का उपहास उड़ाने के लिए वहाँ पर गए थे। बट आफ्टर ए वाइल, लेकिन थोड़ी देर के बाद, लाइक एवरीवन एल्स, प्रत्येक व्यक्ति की ही तरह, देयर, वहाँ पर, वी स्टेड टू वंडर, हम आश्चर्य में खड़े रह गए। हम वहाँ पर गए तो किस उद्देश्य से, कि हम इंडियन लोगों का उपहास उड़ाएंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद हर किसी व्यक्ति की तरह हम भी वहाँ पर आश्चर्य में खड़े के खड़े ही रह गए। इट वॉज ट्रूली एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, ये वास्तव में एक अमेजिंग परफॉर्मेंस थी। अमेजिंग का मतलब अद्भुत कर्तव्य था, परफॉर्मेंस थी। व्हेन वी अराइव्ड, जब हम पहुँचे, द प्रोफेसर who looked nothing like a strong man had just called for 12 volunteers from the audience whose task it was to bend an iron bar around his neck। अब होता क्या है, देखो, उनका कर्तव्य स्टार्ट होता है,
इट वाज ट्रूली एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, ये वास्तव में एक अद्भुत करतब था। अद्भुत करतब था कैसे? वैन वी अराइव्ड, जब हम पहुँचे, द प्रोफेसर, वो जो प्रोफेसर था, हु लुक्ड नथिंग, जो नहीं दिखा करता था, लाइक ए स्ट्रॉन्ग मैन, एक ताकतवर व्यक्ति की तरह, एक शक्तिशाली व्यक्ति की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता था, एक दुबला पतला सा था प्रोफेसर तो, लेकिन हैड जस्ट कॉल्ड, उसने बुलाया हुआ था, अभी बुलाया हुआ था किसको? फॉर 12 वॉलंटियर्स, 12 स्वयंसेवक। वॉलंटियर्स का मतलब क्या हो गया? स्वयंसेवक। स्वयंसेवक का मतलब अच्छी इच्छा, अपनी खुद की इच्छा से, अपनी खुद की इच्छा से कोई भी आगे आने वाला, तो वो क्या कहलाता है? वॉलंटियर्स। तो उस प्रोफेसर ने 12 जो वॉलंटियर्स थे, 12 जो स्वयंसेवक थे, उनको बुलाया हुआ था फ्रॉम द ऑडियंस। किस में से बुलाया था? वो ऑडियंस में से बुलाया था, इसका मतलब अंग्रेजी लोग थे वो भी। हुज टास्क, जिनका काम ये था, इट वाज टू बैंड, कि क्या करना था? बैंड करना था, मोड़ना था, एन आयरन बार, एक लोहे की रोड को, अराउंड हिज नेक, उसके गले के चारों ओर। यानी कि उसने अपने 12 लोगों को इकट्ठा किया हुआ था, उन 12 लोगों का काम ये था कि उसके गले के यहाँ पर रोड रख दी जाएगी और उसको वो धक्का देंगे और वो रोड को मोड़ेंगे, तो उनका ये काम था। द आयरन बार प्रोवाइडेड फ्रॉम द कैंप स्टोर, अब जो लोहे की जो रोड थी वो भी कहाँ से लाई गई? प्रोवाइडेड, प्रदान की गई थी, फ्रॉम द कैंप स्टोर, कहाँ से? कैंप के स्टोर से ही उसको लाया गया था। अब ये मान के चलो कैंप के स्टोर से लाया गया है, तो इसका मतलब वो पहले से ही इस बात के लिए नहीं करना चाह रहे। हो सकता है कि जो रोड है वो ही कमज़ोर हो और आसानी से मुड़ जाए, तो इसके लिए वो जो लोग थे वो भी रोड को भी कहाँ से लेके आए थे? कैंप के स्टोर से लेके आए थे। तो द आयरन बार प्रोवाइडेड फ्रॉम द कैंप स्टोर, की जो लोहे की जो रोड थी वो कैंप के स्टोर से लाई गई थी। वाज अबाउट 12 फीट लॉन्ग, और लगभग 12 फीट की दूरी, 12 फीट लंबी थी वो। एंड द प्रोफेसर हेल्ड इट हॉरिजेंटली, और प्रोफेसर ने इसे समतल रूप में पकड़ लिया। हॉरिजेंटली का मतलब समतल, समतल का मतलब आड़ा। कैसे पकड़ा था उसको? आड़ा, यानी कि अपने जो यहाँ से भुजा है, यहाँ से भुजा है, दोनों के ऊपर रख दिया। तो प्रोफेसर ने उसे, उस जो लोहे की रोड थी उसको समतल पर रख दिया। समतल का मतलब आड़ा रख दिया उसे। विद द मिडल ऑफ इट प्रेस्ड अगेंस्ट हिज थ्रोट, और जिसका जो बीच वाला हिस्सा था इसको रख दबा दिया किसके ऊपर? अगेंस्ट हिज थ्रोट। थ्रोट का मतलब गला, बीच का हिस्सा कहाँ पर आ गया? गले पर। 6 फीट की दूरी इधर, 6 फीट की दूरी इधर। ही देन अरेंज्ड, उसने इस प्रकार से व्यवस्था की थी कि द वॉलंटियर्स 6 ऑन आइदर साइड ऑफ हिम, कि 6 जो स्वयंसेवक थे वो उसके दोनों तरफ आ जाए। आइदर साइड ऑफ हिम यानी कि उसके दोनों तरफ 6 जो स्वयंसेवक थे वो आ जाए। इस प्रकार से उसने अरेंज कर दिया था उस रोड को, यानी कि बराबर बांट दिया। ऑन द प्रोफेसर सिग्नल, प्रोफेसर के संकेत पर, द वॉलंटियर्स बिगेन टू पुश, जो वॉलंटियर्स जो थे यानी कि जो स्वयंसेवक खड़े हुए थे वहाँ पर, जो धक्का लगाने वाले थे, उन्होंने धक्का लगाना शुरू कर दिया। विथ ऑल देयर माइट, अपनी पूरी शक्ति के साथ। प्रोफेसर तो बीच में खड़ा हो गया, 6 इधर थे, 6 इधर थे, और उन्होंने पूरी ताकत के साथ में धक्का लगाना शुरू कर दिया। एंड द आयरन बार वाज बेंट इनटू ए यू शेप अराउंड हिज नेक, और इस प्रकार से जो लोहे की जो रोड थी, आयरन बार जो थी, वो उसके गले के चारों ओर यू शेप में मुड़ गई। क्योंकि आपको पता है यहाँ पे खड़ा हुआ था, इधर रोड थी, इधर रोड थी, धक्का इधर से जाएगा तो ये यूँ मुड़ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से कौन सी बन गया यहाँ पर? यू शेप में वो रोड जो थी वो मुड़ गई। अदर फीड्स फॉलोड बट द प्रोफेसर क्लोजिंग एक्ट वाज अनफॉरगेटेबल। अब दूसरे जो करतब थे, फीड का मतलब क्या हो गया? करतब। जो दूसरे जो करतब थे वो भी किए गए, बट लेकिन द प्रोफेसर्स क्लोजिंग एक्ट, लेकिन जो प्रोफेसर का जो क्लोजिंग एक्ट था यानी कि अंतिम जो कार्य था, अंतिम जो करतब था, वाज अनफॉरगेटेबल, वो अविस्मरणीय था। कैसा था? अनफॉरगेटेबल का मतलब हो गया अविस्मरणीय, जिसकी कभी कोई भूल नहीं सकता। And before he performed it, the welfare officer announced that on his insistence, the professor had signed a document to the effect that if anybody happened to him, the British Army could in no way be held responsible. अब जो लास्ट जो उसका कर्तव्य था, अंतिम वाला, वो बड़ा ही अविस्मरणीय था। कौन सा था? एंड बिफोर ही परफॉर्म इट, और इसे परफॉर्म करने से पहले जो द वेलफेयर ऑफिसर जो था यानी कल्याण अधिकारी जो था, उसने ये कह दिया था कि ऑन इज असिस्टेंस, उसके इंसिस्टेंस पर, इंसिस्टेंस का मतलब जोर डालना, उसके जो आग्रह पर जोर डालना, या यहाँ पर आएगा आग्रह, तो उसके आग्रह पर जो प्रोफेसर जो था उसने साइन किया था एक डॉक्यूमेंट इस प्रभाव के साथ कि यदि
इफ़ एनीथिंग हैपन, यदि कुछ भी हुआ टू हिम उसके साथ में, तो द ब्रिटिश आर्मी है कुड इन नो वे, वो किसी भी तरीके से रेस्पॉन्सिबल नहीं होगी, जिम्मेदार नहीं होगी। यानी कि प्रोफेसर राव के साथ यदि कुछ भी होता है तो ब्रिटिश आर्मी इसके किसी भी तरीके से जिम्मेदार नहीं होगी। इसीलिए वेलफेयर ऑफिसर जो था उसने एक डॉक्यूमेंट पर उसके साइन करवा लिए थे, क्योंकि ये जो वो कर्तव्य करने वाला था, ये कर्तव्य किसी भी तरीके से हो सकता है कि उसकी जान ले। तो इस वजह से वो उसने वो जो वेलफेयर ऑफिसर जो था उसने उस पर एक डॉक्यूमेंट पे साइन करवा लिया कि बाद में कहीं ऐसा नहीं हो कि इसके जिम्मेदार हमको ठहराया जाए। अब होता क्या है, वो कर्तव्य क्या था, वो ए 5 टन आर्मी ट्रक वाज देन ड्राइवन इनटू द सेंटर ऑफ द सर्किल फॉर्म्ड बाय द ऑडियंस। अब क्या होता है, एक 5 टन का जो आर्मी का ट्रक था, वाज देन ड्राइवन, तब उसे वहाँ लाया गया इनटू द सेंटर ऑफ द सर्किल, उस गोले के बीच में एक गोला बना दिया गया, फॉर्म्ड बाय द ऑडियंस के द्वारा, जो दर्शक जो खड़े हुए थे उन दर्शकों के द्वारा एक गोला बना दिया गया, और उस गोले में एक 5 किलो को टन का 5 kg टन का एक क्या रख दिया, ला करके ट्रक खड़ा कर दिया, और ये गोले के बीच में गोले बना दिया गया ऑडियंस के द्वारा, विच वाज द ओनली स्टेज द प्रोफेसर यूज्ड। और ये जो केवल मात्र स्टेज हुआ करता था, स्टेज का मतलब मंच था किसका, प्रोफेसर का, जो वो अपने काम में लेता था, यानी गोले के तौर पर गोले बनाया करता था, उसी को काम में लिया करता था, स्टेज अलग से नहीं बनाया हुआ था। ही ले डाउन अंडर द ट्रक, अब वो ट्रक के नीचे लेट गया, ही ले डाउन, वो लेट गया अंदर द ट्रक के नीचे, सो दैट, ताकि हिज चेस्ट वाज इन लाइन, ताकि उसका जो चेस्ट जो था इन लाइन, वो बिल्कुल लाइन में आ जाए, विथ, ताकि उसका जो चेस्ट है वो लाइन में आ जाए, किस में आ जाए, लाइन में, किसकी लाइन में, विद वन ऑफ द रियर व्हील, यानी कि पिछले जो पहिए होते हैं, रियर का मतलब पिछले जो पहिए, उनमें से किसी एक पहिए की लाइन में उसका जो चेस्ट है वो आ जाए, एंड ऑल रेलवे स्लीपर, और एक पुराना जो रेलवे का स्लीपर है, वाज प्लेस्ड, उसको रख दिया गया, अलोंग साइड हिज चेस्ट, उसके ही चेस्ट के बगल में, उसी के सीने के बगल में, टू फॉर्म ए क्रूड रैंप, एक क्रूड रैंप बनाने के लिए। क्रूड रैंप का मतलब है, रैंप का मतलब होता है ढलान, और क्रूड का मतलब होता है अपरिष्कृत। इसका मतलब अपरिष्कृत का मतलब क्या हुआ कि एक अच्छा खासा नहीं था वो रैंप, भी केवल ऐसे ही बनाया गया था। अब होता क्या है, देखो, विच द ट्रक कुड बी ड्राइवन, ताकि जो ट्रक है वो चलाया जा सके। इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोफेसर राव जो था वो पहिए के बगल में लेट गया, पिछला पहिया जो था उसके आगे खड़ा हो गया, आकर के लेट गया वहाँ पर, और एक रेलवे स्लीपर लगा दिया गया। रेलवे स्लीपर का मतलब ये है कि आपने देखा होगा जो पटरी होती है हमारी, उस पटरी के नीचे एक सफ़ेद रंग का जो पत्थर है वो रखा जाता है। आपने देखा होगा पटरी के नीचे होता है एक सफ़ेद रंग का, वो पत्थर को रखा जाता है, और पत्थर के बाद में उसमें जो वो होते हैं, क्या नाम से, उसका जो जाल होता है बांधने का, वो पटरी को बांध दिया जाता है। तो वो सफ़ेद रंग का जो कहलाता है वो स्लीपर है। पहले वो लकड़ी का लगा करता था, आजकल वो पत्थर का लगता है, तो वो स्लीपर है। तो एक रेलवे का जो स्लीपर था, उस टायर के, जो ट्रक का जो टायर था उसके बाद में स्लीपर रखा, स्लीपर के बाद में प्रोफेसर राव लेट गए, ताकि जो ट्रक चढ़ेगा वो पहले स्लीपर पे चढ़ेगा, उसके बाद प्रोफेसर राव पे। तो इस प्रकार से जो ढलान बनाया गया था, एक रैंप बना दिया गया। क्या बना दिया गया, रैंप। और इसको क्रूड क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो रैंप था वो बनावटी था, एक ऐसा ही था जो काम चलाऊ था। कैसा था, बिल्कुल काम चलाऊ था, ये काम चलाऊ रैंप बनाया गया था। और रैंप का मतलब ढलान, काम चलाऊ जो ढलान था वो रैंप बना दिया गया वहाँ पर। इसके बाद में ताकि जो ट्रक है वो आसानी से चढ़ाया जा सके। द ट्रक was then driven quickly forward so that the rear wheel went up to the railway sleeper and across the professor chest। अब जो ट्रक जो था उसको क्विकली, तेज़ी के साथ, जल्दी के साथ में फॉरवर्ड किया गया, आगे बढ़ाया गया, सो दैट, ताकि द रियल व्हील वेंट अप, ताकि जो पिछला पहिया है वेंट अप, वो चढ़ जाए द रेलवे स्लीपर। कहाँ पर चढ़ जाए, रेलवे स्लीपर पर। रेलवे स्लीपर अपन ने बता दिया क्या होता है, ताकि जो पिछला पहिया है उसका रेलवे स्लीपर पर चढ़ जाए, एंड अक्रॉस द प्रोफेसर चेस्ट, और प्रोफेसर के सीने को पार कर जाए। एज सिंपल एंड एज क्रूड इज दैट, जैसे जितना साधारण था, जितना काम चलाऊ ये सारी चीज़ें थी, उतना ही काम हुआ। द बैक ऑफ द ट्रक इंसिडेंटली कंटेनड एज मैनी मैन एड कुड पॉसिबली क्राउड ऑन इनटू इन इट। और क्या होता है, द बैक ऑफ द ट्रक, ट्रक का जो पिछला हिस्सा था,
इंसिडेंटली उसमें इंसिडेंटली संयोगवश कंटेनड रख दिए गए यानी भर दिए गए एज मैनी मैन जित बहुत सारे आदमी एज कुड पॉसिबली क्राउड इनटू इट जितना कि इसमें संभव रूप से भरा जा सके। यानी कि ट्रक के पिछले सिरे में जितने आदमी भरे जा सकते थे उतने आदमी उसमें भर दिए गए। अब ये देखो दो और भी काम क्या करे, 5 किलो का टन का तो ट्रक था, उसके बाद में पिछला जो हिस्सा था उसमें जितने आदमी वहाँ पर भर सकते थे उतने आदमियों को उस ट्रक में भर दिया गया। और इतने सब होने के बाद में तुम देख लो कुछ भी नहीं है उसका। देयर वाज अनोदर इंडियन विद द प्रोफेसर एंड हिज ट्रूप हु टुक नो पार्ट इन द स्ट्रॉन्ग मैन एक्ट्स बट ही स्पेंट द एंटायर टाइम डिगिंग ए शैलो ट्रेंच अबाउट 10 फीट लॉन्ग। अब क्या होता है, देयर वाज अनोदर इंडियन, वहीं पर एक दूसरा भारतीय भी था विद द प्रोफेसर के साथ में। प्रोफेसर का काम तो क्या था कि प्रोफेसर ने एक तो लोहे की जो रोड थी उसको अपने गले में डाल करके 12 फीट की जो रोड थी उसको एक यू शेप में डाल दिया था। और भी उसने कारनामे किए थे। इसके अलावा लास्ट कारनामा उसका ये था कि उसने अपने ऊपर एक 5 किलो का वजनी जो ट्रक था उसको चला दिया था। लेकिन इन सब के अतिरिक्त देयर वाज अनोदर इंडियन, वहीं पर एक भारतीय और था जो किसके साथ में था, प्रोफेसर राव के साथ और उसकी मंडली के साथ। हु टुक नो पार्ट, जिसने कोई भी हिस्सा नहीं लिया था इन द स्ट्रॉन्ग मैन एक्ट्स, कि उसे शक्तिशाली जो आदमी था उसके कार्यों में, उस शक्तिशाली आदमी के कर्तव्य जो होते दिखा रहे थे उनमें उसने कोई भी हिस्सा नहीं लिया था। यानी कि वो अभी तक वो उसे मंडली में शामिल भी नहीं हुआ था, अलग ही था। बट लेकिन स्पेंट द एंटायर टाइम, लेकिन उस व्यक्ति ने उसका पूरा जो समय था वो बिताया था किसमें, डिगिंग ए शैलो ट्रेंच, डिगिंग खोदने में, ए शैलो ट्रेंच, शैलो का मतलब एक छिछला और ट्रेंच का मतलब गड्ढा या गर्त। उसने वो क्या कर रहा था तब से, एक छिछला जो गड्ढा था, गर्त जो था वो खोद रहा था। अबाउट 10 फीट लॉन्ग, लगभग 10 फीट लंबा, एंड 2 और 3 फीट वाइड, और लगभग 2 या 3 फुट चौड़ा था वो। यानी कि गड्ढा खोद रहा था वो तो, जो 10 फुट तो लंबा था, 2 या 3 फुट चौड़ा था। बाय द टाइम, इस समय तक, द प्रोफेसर हैड फिनिश्ड हिज एक्ट, प्रोफेसर ने अपना जो कार्य था वो फिनिश कर लिया था, उसका जो कर्तव्य था वो समाप्त उसने कर दिया था। दिस ट्रेंच हैड बीन फिल्ड विथ रेड हॉट कोल्स फ्रॉम द कुक हाउस, और ये जो गड्ढा था, दिस ट्रेंच, ये जो गड्ढा था, हैड बीन फिल्ड, इसको भर दिया गया था विद रेड हॉट कोल्स, यानी कि तप तपाते हुए कोयले। कोल्स का मतलब क्या हो गया, कोयले, यानी कि जलते हुए बिल्कुल लाल पड़े हुए जो कोयले थे उनसे भर दिया गया। फ्रॉम द कुक हाउस, जो कहाँ से लाए गए थे, कुक हाउस से, रसोई से जो रेड हॉट कोल्स थे, तप तपाते हुए जलते हुए जो कोयले थे उनसे उस गड्ढे को भर दिया गया। देयर वाज नो फनी बिजनेस अबाउट दिस फायर ट्रेंच आइदर, देयर was no funny business about this fire trench either. We gathered around it and the heat from it was intense. अब यहाँ पर कोई भी मजाकिया काम नहीं था। देयर वाज नो फनी बिजनेस, कोई मजाक का काम नहीं था। अबाउट दिस फायर, इस आग के बारे में, उस आग का जो गड्ढा था उसके बारे में। आइदर वी गैदर्ड, इसके दोनों ओर ही हम खड़े हो गए, अराउंड इट, इसके दोनों ओर हम खड़े हो गए। द हीट फ्रॉम इट, और इससे जो गर्मी आ रही थी, वाज इंटेंस, वो बहुत ही ज़्यादा इंटेंस थी, बहुत ही ज़्यादा घनी थी। यानी कि उसमें से बहुत तपतपाते हुए कोयले थे, तो बहुत ज़्यादा गर्मी जो थी इससे निकल के आ रही थी। और हम इसके चारों ओर, दोनों ओर जो थे आइदर साइड, हम खड़े हो गए। दिस इंडियन रादर एन एल्डरली जेंटलमैन, और ये जो भारतीय था वो अपेक्षाकृत एक बूढ़ा व सज्जन व्यक्ति था। यानी कि जो वो उसे गड्ढे को खोद रहा था, गड्ढे पे जो वो उन्होंने तपते हुए कोयले डाले थे, ये जो भारतीय था वो इनके बजाय, जो प्रोफेसर राव जो थे, इनके बजाय वो ज़्यादा बूढ़ा व्यक्ति था। देन स्टूड, और जो खड़ा हो गया, एट वन एंड ऑफ द ट्रेंच, उसे गड्ढे के एक और एक हिस्से पर वो खड़ा हो गया। स्प्लैश्ड वाटर फ्रॉम ए नियर बाई बकेट ओवर हिज बेयर फिट, और उसने क्या किया, स्प्लैश्ड वाटर, पानी का छिड़काव किया। स्प्लैश का मतलब क्या होता है, छिड़काव करना। उसने पानी का छिड़काव किया, किससे, फ्रॉम ए नियर बाई बकेट, एक पास में पड़ी हुई बकेट थी, बाल्टी, उससे, ओवर हिज बेयर फिट, अपने नंगे पैरों पर, अपने नंगे पैरों पर उसने पड़ोस में पड़ी हुई बाल्टी से पानी का छिड़काव किया। एंड देन, और तब, प्रेसिडेंट आगे बढ़ गया, टू वॉक, चलने के लिए, ओवर द रेड हॉट कोल्स, उन्हें तपतपाते हुए कोयलों पर, उन तपते हुए कोयलों पर, वो जलते हुए जो कोयले थे उन पर वो नंगे पैर चलने के लिए आगे बढ़ गया।
अलोंग द होल लेंथ ऑफ द ट्रेंच, उसे गर्त की पूरी सीमा तक, लेंथ का मतलब सीमा, यानी कि जो गड्ढा यहाँ से स्टार्ट होकर के वहाँ जा रहा था तो उस लेंथ तक वो गड्ढे पर चलने के लिए तैयार हो गया, चलने लग गया। इट वॉज एन इनक्रेडिबल स्पेक्टेकल, ये एक अविश्वसनीय नज़ारा था। इनक्रेडिबल का मतलब है अविश्वसनीय, स्पेक्टेकल का मतलब नज़ारा या दृश्य। तो ये एक इनक्रेडिबल स्पेक्टेकल था, इसका मतलब अविस्मरणीय कह सकते हैं, अपने एक तरीके से अविश्वसनीय नज़ारा था। वी कुड सी, हम देख सकते थे, द लो फ्लैम्स, वो धीरे धीरे जलती हुई फ्लैम्स, यानी कि लो, यानी कि उस आग में से क्या निकल के आ रही थी, लो फ्लैम्स, यानी कि लो निकल के आ रही थी, उनको हम देख सकते थे। फ्रॉम द रेड हॉट कोल्स, जो कहाँ से निकल के आ रही थी, उन तपते हुए, उन जलते हुए कोयलों से। लिकिंग अराउंड हिज बेयर फीट, और जो लिकिंग चिपक रही थी किसके, अराउंड हिज बेयर फीट, उसके नंगे पैरों से। एज सी स्लोली वाकड, जैसे धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा था, वाकड आगे चला, टू द एंड ऑफ द ट्रेंच, उसे गड्ढे के अंत पे, उस गड्ढे के अंत में वो धीरे धीरे आगे चला गया। When he reached it, जब वो वहाँ पर पहुँचा, एज इफ़ नॉट सेटिस्फाइड, जैसे कि वो संतुष्ट नहीं हो, जैसे ही वो इसे गड्ढे के इस छोर से उस छोर पर चला गया, फिर भी वो ऐसा लग रहा था एज इफ़ नॉट सेटिस्फाइड, जैसे कि वो संतुष्ट नहीं हो। ही टर्नड अराउंड, वो वापस से घूमा, एंड वॉकड बैक द सेम वे, और उसी तरीके से वापस आ गया। यहाँ से गया, इस छोर से उस छोर पे गया, वहाँ जाने के देखा कि संतुष्ट नहीं है, फिर वापस से उसी चाल के साथ में वापस यहाँ आया। ही देन स्क्वेटेड डाउन ऑन द ग्राउंड, और तब वो स्क्वेटेड डाउन, वो नीचे बैठ गया, उकड़ू बैठ गया, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। एंड जेस्चर्ड टू हिज फीट, और उसने इशारा किया, जेस्चर का मतलब क्या होता है, इशारा करना, और उसने इशारा किया अपने पैरों की ओर, यानी कि वो वहाँ से आ गया, और वहाँ से आने के बाद वापस उसने, वो तो उकड़ू बैठ गया, और फिर अपने पैरों की तरफ इशारा किया। एंड इन्वाइटेड अस ऑल, और हम सभी को उसने इन्वाइट किया, टू इंस्पेक्ट दैम, उनका इंस्पेक्ट करने के लिए, उसका इंस्पेक्शन मतलब निरीक्षण करने के लिए, कि आप देखो मेरे पैरों में क्या हुआ है। वी डिड, हमने किया। एंड देयर वाज नॉट सो मच एज ए ब्लिस्टर एनीवेयर टू बी सीन, और हमने इस चीज़ का निरीक्षण भी किया, और वहाँ पर देयर वाज नॉट सो मच एज ए ब्लिस्टर, एक छाला तक नहीं था। ब्लिस्टर का मतलब क्या हो गया, छाला, पैरों में जो छाला तक नहीं था, एनीवेयर, कहीं पर भी, टू बी सीन, दिखने के लिए वहाँ पर कोई भी छाला भी नहीं था पैरों में। आई हैड पुश्ड फॉरवर्ड थ्रू द क्राउड टू गेट ए क्लोजर लुक एट दिस अमेजिंग कैरेक्टर्स फीट, and I knelt down beside him. I felt something thrust into my hand. It was a handkerchief, and it was then that I recognized him. अब क्या होता है कि उसके पैरों में एक छाला भी नहीं था, हर किसी ने इसको निरीक्षण किया। आई हैड पुश्ड फॉरवर्ड, मुझे भी आगे धकेल दिएगा। आई हैड पुश्ड, मैंने धकेला, फॉरवर्ड का मतलब आगे, यानी कि मैं अपने आप में आगे आने लगा। थ्रू द क्राउड, उस भीड़ में होकर के, मैं उस भीड़ में होकर के आगे धकेलने लगा अपने आप को। टू गेट ए क्लोजर लुक, और नज़दीक जाने के लिए, क्लोजर लुक मतलब पास में लुक देखने के लिए, तो और नज़दीक जाने के लिए। एट इज अमेजिंग करेक्टर्स फीट, उसे अमेजिंग करेक्टर्स, यानी कि वो जो अद्भुत पात्र जो था, उसके पैरों को देखने के लिए, उसका क्लोजर लुक लेने के लिए मैं आगे की ओर बढ़ा भीड़ में होकर के। एंड आई नेल्ड डाउन, और जैसे ही मैं नीचे झुका, नेल डाउन, जैसे ही मैं नीचे झुका घुटनों के बल, बिसाइड हिम, उसके बगल में, उस आदमी के बगल में, जैसे मैं नीचे झुका, आई फेल्ट समथिंग, तो मैंने कुछ महसूस किया। आई फेल्ट समथिंग, मैंने कुछ महसूस किया। थ्रस्ट इनटू माय हैंड, मेरे हाथों में, थ्रस्ट करते हुए, थ्रस्ट का मतलब होता है फेंकना, मतलब ज़बरदस्ती से देना। तो मैंने मेरे हाथों में कुछ ऐसी चीज़ को देखा जिसने मुझे किसी ज़बरदस्ती से मेरे हाथ में पकड़ा दिए हो। इट वाज ए हैंडकरचीफ, और ये क्या था, एक रुमाल था। एंड इट वाज देन दैट आई रिकॉग्नाइज्ड हिम, कि ये वो व्यक्ति था जिसे मैंने पहचान लिया था। इट वाज देन, तब, इट वाज देन, ये तब वो था, आई रिकॉग्नाइज, जिसे मैंने पहचान लिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वहाँ पर जो करतब दिखाया था उसने, जो नंगे पैर वो जो चलते हुए कोयलों के ऊपर गया था, वो वही बूढ़ा व्यक्ति था जिसकी मदद उसने उस समय की थी। उसके पास उसका वो रुमाल था, उस रुमाल को उसने वहाँ पर लौटा दिया था। इसके बाद की जो क्लास है हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट क्लासेज में।